हेलो बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ कुछ और प्रश्न लेकर जो हमारे अभ्यास के प्रश्न भी हैं। क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। जो एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर सकता है। एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है और नींबू में क्या है? अम्ल है, और अम्ल और धातु आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो इसलिए नींबू में जो सिट्रिक अम्ल है वो एल्यूमिनियम धातु से अभिक्रिया करेगा और करके क्या बनाएगा? विषैले पदार्थ बना सकता है। विषैले पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण वह खाने योग्य नहीं होता। जिसके कारण अचार खाने योग्य नहीं रहेगा। खाने योग्य नहीं रहेगा। तो बच्चों, इस प्रश्न का ये उत्तर आपके सामने। इसी तरह से अभ्यास में एक प्रश्न और है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है? प्रश्न क्या है? देखिए, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? कॉपर मतलब तांबा। बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो कॉपर उससे अभिक्रिया नहीं करेगा। आप लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आपके लिए उत्तर इतना ही, लेकिन मैं समझा जरूर देता हूं आपको, लिखूंगा नहीं ये उत्तर क्योंकि वो आपके लेवल से ऊपर है। कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है और सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन आयन को वो विस्थापित नहीं कर सकता, तो अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से भी विस्थापित नहीं करता, इसलिए कॉपर की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया भी नहीं होती। हाँ, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। कॉपर और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है, लेकिन कॉपर और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसमें कुछ नहीं होगा। अगला इसी में है, लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं। लोहे की कील को, ये प्रश्न तो आपको पता भी लग गया होगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या होता है? बस मैं इतना लिख देता हूं। तो आपको पता है लोहा यानी कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। आप क्या लिखेंगे? लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए
कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर देगा तथा आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा। अब बच्चों ये अभिक्रिया भी मैं लिख देता हूं। देखो, लोहा होता है आयरन Fe, ये लोहा है यानी आयरन। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। और लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, ये इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा? जब ये हट जाएगा इसके स्थान पर ये लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4। ठीक है ना, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट इसका सही नाम है। और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया होगी। और आपको मैं बता देता हूं, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, और जब इसके अंदर लोहे की कील डालेंगे तो कुछ समय के पश्चात नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा और ये गहरा हरा रंग बन जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का रंग, आयरन सल्फेट का रंग गहरा हरा होता है। आगे एक प्रश्न है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। ये अभ्यास का प्रश्न नंबर 9 है, मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं, और इसको आप ध्यान से, मैं इसका उत्तर लिखूंगा आपका। अभ्यास का प्रश्न नंबर 9 से 10, सॉरी, अभ्यास प्रश्न 10। अभ्यास प्रश्न 10 इसमें क्या रखा है? सलोनी ने एक जलता हुआ लकड़ी का कोयले का टुकड़ा लिया और उसमें से उत्सर्जित होने वाली गैस को परख नली में इकट्ठा कर लिया। उसने क्या किया? लोहे का टुकड़ा लिया, कोयले का टुकड़ा लिया जलता हुआ, और उसमें से जो गैस निकल रही थी उस गैस को किस में इकट्ठा कर लिया? एक परख नली में। तो अब वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? तो सबसे पहले वो क्या करेगी? गैस को परख नली में एकत्रित, उसने कहा है कि उसको जो है टुकड़ा लिया और उसने उत्सर्जित गैस को एक परख नली में इकट्ठा कर लिया। करने के पश्चात उसे सावधानी से पानी में घोल लेगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है ये? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसको लिखते हैं। पानी में घुलने के पश्चात, क्योंकि पानी में नहीं घुलेगी तो हमें प्रकृति का पता नहीं लगता, पानी में घुलने के पश्चात यह गैस कार्बोनिक अम्ल बना लेगी। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल बना लेगी। अतः यह नीले लिटमस को लाल में बदलेगी।
जिससे पता चलता है कि गैस अम्लीय है। ये होगा। तो उसमें गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी, पता लग गया। और उसको क्योंकि पहले उसको पानी में घोलेगी, फिर नीला लिटमस उसमें डालेगी तो वो लाल हो जाता है, और लाल होना ये दर्शाता है कि गैस अम्लीय है। और उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कार्बन का टुकड़ा, ये कार्बन यानी कोयला, कार्बन या आप यूँ कहिए कोयला वायु में जलता है, वायु मतलब ऑक्सीजन, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तो बनेगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। और अम्ल आपको पता है अम्लीय होती है इसकी प्रकृति अम्ल की सभी की, और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और एक प्रश्न और है, 11वां प्रश्न अभ्यास का और अंतिम प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार इस चीज़ के लिए हम धोखा खा जाते हैं कि हम आभूषण के ऊपर पॉलिश कराने के नाम पर, लेकिन उसका वजन हल्का हो जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या कारण था भार में कमी का? किस तरह से पॉलिश करवाने पर भार में कमी कैसे हो जाती है? वास्तव में क्या होता है बच्चों, एक मिश्रण होता है एक्वा रेजिया, जो सांद्र सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और उसमें आभूषण, सोने के आभूषण डालने पर सोना ऊपर का उसमें घुल जाता है और ऊपर की परत हटने से वो चमकदार आ जाते हैं और वो सोना चमकने लग जाता है नए की तरह से, हम कहते हैं पॉलिश हो गई। लेकिन ऊपर की परत घुल गई है इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो सोने को जब एक्वा रेजिया, मैं आपकी नॉलेज के लिए इसमें लिख देता हूं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं, में डाला जाता है तो सोने की ऊपरी परत आपसी डाली, सोने की ऊपरी परत उसमें घुल जाती है, जिसके कारण सोने का भार कम हो जाता है तथा ऊपरी परत हटने से
परत से सोना चमकदार दिखता है, दिखाई देता है। तो ऊपरी परत हट गई, इसलिए भार में भी कमी होगी और वो चमकदार दिखाई देने लगेगा। तो ये कारण था बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।